हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार और 5 राज्यों को एक नोटिस जारी किया गया है। इस पूरे नोटिस में केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा है कि सदन के गठित होने के इतने समय बाद भी अभी तक सदन में लोकसभा में उपाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव क्यों नहीं किए गए। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा विषय है इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय संविधान में डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर किस तरह के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा एक सवाल इस पर भी बात करेंगे कि क्या सदन में डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो अनिवार्य रूप से भरना जरूरी है, क्या उसे भरना मैंडेटरी है या फिर एक शर्त के तौर पर, एक विकल्प के तौर पर उसे पेश किया गया है। इसके अलावा उपाध्यक्ष का पद खाली किस तरह से होता है, वेकेट किस तरह से होता है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा उपाध्यक्ष की शक्तियां का क्या होती हैं और अभी तक केंद्र सरकार ने इस पद पर चुनाव आयोजित क्यों नहीं किए, उस पर भी बात करेंगे। सदन में अभी तक इस पर चुनाव क्यों नहीं हुए, उसको भी समझेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न जो होगा वो मेंस का होगा। इसके अलावा आज का जो हमारा पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस पूरे पद को लेकर भारतीय संविधान में क्या कहा गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 को देखेंगे तो अनुच्छेद 93 में हमें इस पूरे विषय को लेकर कुछ प्रावधान देखने को मिलते हैं, कुछ जिक्र देखने को मिलता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है कि सदन यानी लोकसभा जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी अपने बीच में से 2 सदस्यों का चुनाव करेगी, 2 सदस्यों का चयन किया जाएगा। इसमें से एक सदस्य होगा अध्यक्ष जिसे हम स्पीकर कहते हैं और एक सदस्य होगा उपाध्यक्ष जिसे हम डिप्टी स्पीकर कहते हैं। इसके अलावा इसी प्रावधान में, इसी अनुच्छेद में यह भी प्रावधान है कि जैसे ही इन दोनों में से किसी एक का भी पद खाली हो जाता है, पद रिक्त हो जाता है, वैसे ही सदन में नए सदस्यों का चयन किया जाएगा, नए सदस्यों को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा राज्य विधानसभा की बात करें तो इसी तरह का कुछ प्रावधान हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 में भी देखने को मिलता है, जिसमें राज्य विधानसभाओं को लेकर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात की गई है। इसमें भी हमें कुछ इसी तरह का प्रावधान मिलता है कि 2 सदस्यों का चयन होगा, एक सदस्य अध्यक्ष बनेगा और एक उपाध्यक्ष बनेगा। तो ये तो भारतीय संविधान के प्रावधानों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और यहां जो सवाल की हमने बात की थी कि क्या सदन में उपाध्यक्ष का पद अनिवार्य होता है, क्योंकि अध्यक्ष का पद तो अनिवार्य है, उसके बिना सदन की जो गतिविधियां हैं उन्हें संचालित करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन उपाध्यक्ष का पद अनिवार्य है या नहीं, इस पूरे विषय पे बात करें तो अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 और अनुच्छेद 178 को देखेंगे, इसको इसके इंग्लिश वर्जन को पढ़ेंगे तो इंग्लिश में यहां पर शेल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और अगर आप इंग्लिश ग्रामर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश में शेल शब्द का जो इस्तेमाल होता है वो फ्यूचर में किसी चीज की स्पष्टता को लेकर किया जाता है, यानी कोई चीज स्पष्ट तौर पर होगी तभी उसमें शेल शब्द का इस्तेमाल होता है। तो इसी आधार पर कानूनविदों द्वारा, कानून विशेषज्ञों द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान में शेल शब्द का इस्तेमाल किया था। इसी वजह से संविधान के मुताबिक किसी भी सदन में उपाध्यक्ष का जो चयन है वो अनिवार्य हो जाता है, वो मैंडेटरी हो जाता है। इसके अलावा चयन की समयावधि क्या हो, उसका टाइम पीरियड क्या हो, कब उसका चयन किया जाना चाहिए, उसकी बात करें तो भारतीय संविधान में इस पूरे विषय को लेकर कहा गया है कि उपाध्यक्ष को या फिर अध्यक्ष को जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी इन दोनों का चयन किया जाना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में इन दोनों विषयों को लेकर कोई स्पष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, कोई स्पष्ट तिथि निर्धारित नहीं की गई है कि इतनी अवधि में ही चयन किया जाना अनिवार्य है। लेकिन सामान्य नियमों को देखें, जो सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती है भारतीय संसद में, लोकसभा में, उन नियमों को देखें तो नियमों के मुताबिक जब भी लोकसभा या विधानसभा का चयन होता है, लोकसभा या विधानसभा का गठन होता है, तो इसके पहले सत्र में उसके अध्यक्ष का चयन होता है।
स्पीकर का चयन किया जाता है। स्पीकर का चयन पहले सत्र में होता है और मुख्य तौर पर तीसरे दिन, पहले सत्र का जो तीसरा दिन होता है उस पूरे तीसरे दिन में स्पीकर का चयन होता है, क्योंकि पहले और दूसरे दिन में तो उस सदन के जो सदस्य हैं वो सदस्य अपनी शपथ ग्रहण करते हैं, सदन में शामिल होते हैं, तो इसी वजह से तीसरे दिन में अध्यक्ष का चयन होता है। इसके अलावा प्रथा ये रहती है, पिछले कुछ समय से प्रथा ये चली आ रही थी कि दूसरे सत्र में उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है, डिप्टी स्पीकर का चयन किया जाता है। तो डिप्टी स्पीकर का चयन दूसरे सेशन में क्यों हो रहा है? इसके लिए आपको लोकसभा के नियम 8 को देखना पड़ेगा। तो लोकसभा का जो नियम 8 है वो ये तय करता है कि जो चुनाव की तिथि होगी, यानी जो उपाध्यक्ष के चुनाव की डेट होगी, वो चुनाव की तिथि जो है वो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाएगी, स्पीकर द्वारा तय की जाएगी। तो जाहिर तौर पर इसी वजह से पहले स्पीकर का चयन किया जाता है और स्पीकर के चयन के बाद स्पीकर जो है वो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट की इलेक्शन के लिए तिथि निर्धारित करता है, डेट निर्धारित करता है और इसके बाद इलेक्शन आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा इसी अनुच्छेद में, इसी नियम में यह भी कहा गया है कि किसी भी यथोचित कारण के अभाव में, किसी भी स्पष्ट कारण के अभाव में, जब तक कोई बेहतरीन कारण मौजूद ना हो, जब तक कोई सही कारण मौजूद ना हो, तब तक डिप्टी स्पीकर के चुनाव को टाला नहीं जा सकता, चुनाव को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो जाहिर तौर पर यह वो प्रावधान है जो हमें भारतीय कानूनों में देखने को मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर उपाध्यक्ष का या फिर अध्यक्ष का पद खाली किस तरह से होता है। तो इसके लिए हमें भारतीय संविधान का आर्टिकल 94 और आर्टिकल 179 को देखना होगा। इन दोनों अनुच्छेदों में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का पद खाली किस तरह से होता है, इससे जुड़े प्रावधान किए गए हैं। जो अनुच्छेद 94 है इसमें लोकसभा के लिए प्रावधान किए गए हैं, जबकि जो अनुच्छेद 189 है उसमें विधानसभा के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो ये दोनों अनुच्छेद बताते हैं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद 3 स्थितियों में खाली हो सकता है। पहली स्थिति वो है जब यदि वो दोनों ही लोग सदन के सदस्य नहीं रह जाते हैं, यानी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर है लेकिन वो बाद में सदन का सदस्य नहीं रह जाता, तो उसे अपना स्पीकर का पद यानी अध्यक्ष का पद भी खाली करना पड़ेगा। तो ये तो पहली स्थिति हुई। दूसरी स्थिति ये है कि वो दोनों लोग इस्तीफा दे देते हैं, स्पीकर जो है वो डिप्टी स्पीकर को इस्तीफा देता है और डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर को इस्तीफा देता है। तो अगर दोनों लोग इस्तीफा दे देते हैं तब भी उनका पद खाली हो जाता है। लेकिन जब संविधान बनाया जा रहा था तब इस प्रावधान को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था। विवाद क्या था उस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल ये 2 स्थितियां हैं। तीसरी स्थिति यह है कि यदि सदन के सदस्य चाहें तो वो स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पेश कर सकते हैं, और यदि यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है, मेजॉरिटी से पारित हो जाता है, तो स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर को अपना पद खाली करना पड़ता है। तो ये 3 स्थितियां हुई जब स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर का पद खाली होता है। लेकिन हमने बात की थी कि एक विवाद हुआ था जब संविधान बन रहा था, वो विवाद इस्तीफे को लेकर था। दरअसल विवाद ये था कि कई लोगों ने इस तरह के सवाल उठाए थे कि यदि स्पीकर जो है वो डिप्टी स्पीकर को अपना इस्तीफा संबोधित करेगा या इस्तीफा देगा, तो इस तरह से ये जो पूरी स्थिति है ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, बहुत ज्यादा विरोधाभासी हो जाएगी, क्योंकि जो स्पीकर है वो डिप्टी स्पीकर से पद के मामले में बड़ा है। तो ऐसे में कोई बड़े पद वाला व्यक्ति छोटे पद वाले व्यक्ति को इस्तीफा क्यों देगा? तो इसके जवाब में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसका जवाब दिया था। उन्होंने अपने जवाब में कहा था कि जो दोनों ही पद हैं, यानी जो स्पीकर का पद है और जो डिप्टी स्पीकर का पद है, इन दोनों ही पदों पर जो नियुक्ति होती है, जो चयन होता है, वो सदन द्वारा किया जाता है, संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऐसे में इन दोनों पदों पर जो लोग शामिल होते हैं वो सदन के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस लिहाज से उन दोनों व्यक्तियों को जो अपना इस्तीफा देना चाहिए वो सदन को देना चाहिए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि दोनों ही व्यक्ति सदन के प्रत्येक सदस्य को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा लिख सकें। तो ऐसे में प्रावधान यह किया गया है कि क्योंकि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं वो दोनों ही सदन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे में प्रावधान यह है कि दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे को अपना इस्तीफा, एक दूसरे को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये तो इस्तीफे की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और उपाध्यक्ष की शक्तियां क्या होती हैं, जो हमारा डिप्टी स्पीकर है उसको किस तरह की शक्तियां प्राप्त हैं, उन शक्तियों पर बात करें तो शक्तियों को समझने के लिए हमें अनुच्छेद 95(1) पर ध्यान देना होगा, आर्टिकल 95(1) पर ध्यान देना होगा, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि सदन में अध्यक्ष मौजूद नहीं है या फिर अध्यक्ष का जो पद है वो खाली पड़ा हुआ है,
तो ऐसी पूरी स्थिति में जो उपाध्यक्ष होगा वो उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष के पदों का निर्वहन करेगा, सारे कर्तव्यों का पालन करेगा। इसके अलावा प्रावधान ये भी है कि अध्यक्षता करते समय यानी जो उपाध्यक्ष है, डिप्टी स्पीकर है, वो स्पीकर की भूमिका अदा करते समय सारी शक्तियां प्राप्त करेगा। उसके पास जो स्पीकर है उसकी सारी शक्तियां मौजूद होंगी। इसके अलावा अध्यक्षता करते समय यदि जो डिप्टी स्पीकर है वो कोई निर्णय लेता है तो उस निर्णय को न्यायपालिका के सामने चुनौती भी नहीं दी जा सकती, उसके फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। तो ये शक्तियों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और जो सबसे जरूरी सवाल है, सबसे जरूरी सवाल यह है कि अभी तक लोकसभा के गठन के इतने सालों बाद भी सरकार द्वारा, सदन द्वारा, लोकसभा द्वारा डिप्टी स्पीकर का चयन क्यों नहीं किया गया। इस सवाल को समझने की बात करें तो इस संबंध में केंद्र सरकार का कहना है, केंद्र सरकार के कई मंत्रियों का कहना है कि जो उपाध्यक्ष का पद है उसकी कोई तत्कालिक आवश्यकता मौजूद नहीं है। वर्तमान समय में इस पद को लेकर कोई जरूरत महसूस नहीं की जा रही है, क्योंकि वर्तमान समय में जो सदन है वो सामान्य तौर पर काम कर रहा है, कई विधेयक पारित हो रहे हैं, कई कानून बन रहे हैं। तो ऐसे में सरकार का ये तर्क है, लोकसभा का ये तर्क है कि वर्तमान समय में डिप्टी स्पीकर की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा सरकार का ये भी कहना है, मंत्रियों का ये भी कहना है कि लोकसभा में 9 सदस्यों के एक पैनल का गठन किया गया है, एक पैनल बनाया गया है जिसमें तमाम पार्टियों के सदस्य मौजूद हैं। कांग्रेस के सदस्य मौजूद हैं, बीजेपी के सदस्य हैं, इसके अलावा जो रीजनल पार्टीज हैं उन रीजनल पार्टीज के सदस्यों को भी इस पूरे पैनल में जगह दी गई है। तो जाहिर तौर पर सरकार का हमेशा से तर्क रहा है कि वर्तमान समय में लोकसभा में या फिर विधानसभाओं में डिप्टी स्पीकर की कोई जरूरत नहीं महसूस की जा रही। लेकिन इस पूरे तर्क के खिलाफ कई कानून विशेषज्ञों का मानना है कि जो सरकार है, जो लोकसभा है, वो सरकार अपने नियम खुद बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार अपने नियम खुद नहीं बना सकती। संविधान में इस संबंध में नियम निर्धारित किए गए हैं और सरकार का ये काम है कि सरकार उन नियमों का सही ढंग से पालन करे, अनिवार्य रूप से उन नियमों का पालन किया जाए और तभी हम संविधान सम्मत सरकार को, जो सरकार का जो सपना रहा है, उस सपने को सही ढंग से लागू कर सकेंगे। तो जाहिर तौर पर स्पष्ट मौजूदा समय में जरूरत यह है कि जल्द से जल्द डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चुनाव आयोजित किए जाएं, क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में हमेशा से ये प्रथा रही है, हमेशा से ये प्रैक्टिस रही है कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो अपोजिशन यानी विपक्ष के किसी नेता को दिया जाता है। तो जाहिर तौर पर ऐसे में हमें भारत की डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए, भारत में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, संसदीय लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए डिप्टी स्पीकर के पद को जल्द से जल्द भरना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में इस संबंध में एक सवाल पर बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसके जवाब को लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि भारतीय संविधान में डिप्टी स्पीकर यानी अध्यक्ष के पद से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इस पद की शक्तियों और इसकी प्रासंगिकता यानी इसकी रेलेवेंसी पर चर्चा करनी है आपको। सबसे पहले तो आपको भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है उन पर बात करनी है। इसके अलावा इस पद से जुड़ी क्या क्या शक्तियां मौजूद हैं और वर्तमान समय में ये पद कितना ज्यादा प्रासंगिक है उस पर भी आपको बात करनी है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो स्पीकर किसको संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।